हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हमने जो एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम सीटेट जुलाई 2024 और जो यूपी टेट की कंबाइंड क्लासेस चला रहे हैं, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है अक्षांश रेखाएं। पहला पॉइंट क्या है? अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो फिगर देखिए, ये विषुवत वृत्त अर्थात भूमध्य रेखा इसे माना जाता है और इसके समानांतर जो खींची गई दक्षिण या पूर्व की ओर दक्षिण और उत्तर की ओर जो खींची गई कोई भी रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश की रेखा माना जाता है और भूमध्य रेखा जो होती है, इक्वेटर जिसे कहा जाता है, उसे 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिण ध्रुव की ओर की सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती हैं। तो ये जो 0 डिग्री है इसे विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो इस ओर जो मापी गई कोई भी दूरी होती है उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, उत्तर की ओर, और इस ओर मापी गई दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। आगे देखते हैं। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है। तो ध्रुवों की ओर से हम जैसे जैसे बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के समानांतर होती हैं और पूर्ण वृत्त मतलब कि पीछे जैसे इस तरफ ये रेखाएं दिख रही हैं, ऐसे पीछे की तरफ भी वो दिखी होती हैं, तो पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं। ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे हो जाते हैं। जैसे देखिए, ध्रुवों की ओर जाने पे देखिए ये वृत्त इधर पीछे जाएगा तो बड़ा होगा, अब यहाँ वृत्त देखिए ये छोटा ऐसे हो जाएगा ना। तो ध्रुवों की ओर जाने पर ये वृत्त क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। 90 डिग्री का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है और छोटा होते होते क्या होता है, ये उत्तरी ध्रुव होता है वह एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे कि ये फिगर बना है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। उसके बाद जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। और जो दक्षिण ध्रुव होता है वह एक बिंदु के रूप में निरूपित हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि सभी अक्षांश एक दूसरे से समानांतर होंगे, ये एक बात है। दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, कथन में पूछ लिया जाता है कि विषुवत वृत्त अर्थात 0 डिग्री अक्षांश से दूरी बढ़ने पर क्या होता है कि वृत्तों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। जैसे देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में दूरी इतनी है और 0 डिग्री से 66.5 डिग्री या फिर 23 से 66.5 के बीच में दूरी देखिए बढ़ गई है। ऐसे ये होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये एक पूर्ण वृत्त के रूप में होते हैं। और एक पॉइंट तो यही बता दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु के रूप में निरूपित हो जाता है। अब कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं इसमें बताई गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री होती है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री में, और विषुवत वृत्त जो होती है 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त होती है और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होती है। और इसी अक्षांश रेखाओं के अनुसार हम ताप कटिबंध को भी बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी अक्षांश रेखाओं के अनुसार ही हम ताप कटिबंध को नापते हैं। ताप कटिबंध के बारे में हमें और जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि पहला है उष्ण ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण ताप कटिबंध भी कहा जाता है। तो अब देख लीजिए, जैसे कि फिगर है, ये 0 डिग्री है, ये जो रीजन है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर ये जो ये रीजन है, इसमें क्या होता है कि जो सूर्य है वो वर्ष में एक बार एकदम ठीक सर के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और चूंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। और इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ ताप बहुत अधिक होता है क्योंकि सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है और इसलिए यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। अब दूसरे ताप कटिबंध को हम देख लेते हैं। शीतोष्ण ताप कटिबंध। उष्ण हो गया मतलब गर्मी, शीतोष्ण मतलब कि ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त
तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, मतलब ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। तो कौन सा क्षेत्र बताया जा रहा है, देखिए इसमें बताया जा रहा है मकर रेखा, ये है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त यहाँ का ये जो क्षेत्र है, और इधर कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, ये जो क्षेत्र है, चूँकि ये उष्ण कटिबंध से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, इसलिए यहाँ गर्मी भी ठीक मात्रा में होती है और ठंडी भी ठीक मात्रा में पड़ती है, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये दूसरा हमारा ताप कटिबंध हो गया शीतोष्ण कटिबंध, जो कि कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त में उत्तरी अक्षांश में होता है, और उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में कहाँ होता है, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त में होता है। अब हमारा तीसरा ताप कटिबंध कौन सा होता है, शीत कटिबंध होता है, जो कि 66.5 डिग्री से उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव पर और 66.5 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव तक, और यहाँ क्या होता है, अति ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे ही दक्षिणी या उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। इसमें यही बताया गया है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ सूर्य हमेशा तिरछा ही रहता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है हमेशा, मतलब सर के ऊपर कभी नहीं आ पाता, यहाँ सर के ऊपर कभी नहीं आ पाता, इसलिए क्या होता है कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर का मान बताया जाता है। तो देशांतर का सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें किया जाता है, स्थिति बताने में। किसी स्थान का देशांतर सतह पर उस स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति को बताता है। तो अक्षांश क्या बताता है, उत्तर या दक्षिण की स्थिति को बताता है, लेकिन जो देशांतर है वह क्या बताता है कि वह पूर्व में है कि या पश्चिम में है। परंपरागत रूप से सभी स्थानों को देशांतर मुख्य मध्याह्न रेखा के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, और ऐसा शुरू से ही चल रहा है कि जो सभी स्थान के देशांतर होते हैं उसे मध्याह्न रेखा के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। इसमें अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। जैसे कि ये जो रेखाएं होती हैं ऐसे जो बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये देशांतर होती हैं। जैसे कि फिगर में बना है ये रेखाएं, देखिए ये रेखाएं क्या है, देशांतर है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। आगे देखते हैं, देशांतर को अंशों में मापा जाता है, और देशांतर को क्या होता है, अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश का मिनट के सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में विभाजित किया जाता है, उसके बाद मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, देशांतर को अंशों में मापा जाता है, और अंश के बाद क्या आता है, मिनट आता है, और फिर सेकंड में भी विभाजित कर दिया जाता है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमनोत्तरों की लंबाई समान होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो तो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है, और जो देशांतर वृत्त होता है वह टोटल 360 डिग्री का होता है। आगे देख लेते हैं, इसी में याम्योत्तर क्या है देख लेते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से यह होकर गुजरती है या देशांतर रेखा, इसे ही मध्याह्न रेखा कहा जाता है। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है, और जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है वहां से गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। आगे है कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच खींची गई और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को मेरिडियन, देशांतर मेरिडियन कहा जाता है। ग्रीनविच से लंदन के पास स्थित याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। तो ग्रीनविच के लंदन के पास जो स्थित याम्योत्तर है उसे ही प्रमुख याम्योत्तर या फिर प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास से गुजरने वाली 82.5 डिग्री मेरिडियन को भारत का मानक समय माना गया। अब इसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर के पास से गुजरने वाली 82.5 डिग्री याम्योत्तर मेरिडियन जो है, जो याम्योत्तर है उसे ही भारत का मानक समय माना गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा है, इसे ही भारत का मानक समय माना गया है। पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई याम्योत्तर को मुख्य मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर होती है उसे क्या कहा जाता है, मुख्य मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इस रेखा के संबंध में विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है, और इसी के संबंध में विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है। इस रेखा पर लंदन के निकट ग्रीनविच स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो इस मुख्य मध्याह्न रेखा को ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के पर लंदन के निकट ही ग्रीनविच शहर स्थित है।
मुख्य मध्याह्न रेखा के पूर्व में 180 डिग्री तक यामी-उत्तर को पूर्वी मध्याह्न रेखा कहा जाता है तथा पश्चिम की ओर स्थित दक्षिण पूर्व को पश्चिमी मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री क्या हो गई, देशांतर हो गई, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा या फिर मुख्य मध्याह्न रेखा। इसके पूर्व में जो 180 डिग्री होता है उसे पूर्वी मध्याह्न रेखा और इसके पश्चिम में 180 डिग्री को पश्चिमी मध्याह्न रेखा कहा जाता है। टोटल देशांतरों की कितना बता दिया गया है, टोटल देशांतर 360 डिग्री तक होते हैं। आगे देखते हैं, इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। तो जो मुख्य मध्याह्न रेखा होती है उसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है तथा यहाँ से हम पृथ्वी को 2 समान भागों 180 पूर्वी गोलार्ध 180 डिग्री और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। तो जैसे कि हम अक्षांशों से पृथ्वी को 2 समान भागों में उत्तर और दक्षिण में बांट देते हैं, वैसे ही देशांतर में क्या होता है, हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में भी बांट देते हैं। आगे देखते हैं, मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। ध्यान रखिएगा, जो मुख्य मध्याह्न रेखा होती है वह विभिन्न देशों में समय निर्धारण का कार्य करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो 180 डिग्री जो अक्षांश होती है देशांतर, उसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानक समय रेखा कौन सी हो जाएगी, वह 0 डिग्री हो जाएगी, लेकिन जो मानक तिथि रेखा होगी वह कौन सी हो जाएगी, 180 डिग्री देशांतर होगी। 0 डिग्री देशांतर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा हो जाएगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होगी वह 180 डिग्री देशांतर हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं और इसी कारण क्या होता है, समय का परिवर्तन होता है। मानक समय अब देख लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। ध्यान रखिएगा, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसको बताया ही गया है कि शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह जो हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र और अरुण जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होता है। तो जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर है, उसके जो पूर्व में स्थित है उनका समय क्या होता है, प्लस में होता है, आगे होता है, और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होता है, पीछे होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए अब चूंकि भारत का देशांतर जो 22.5 डिग्री ये है ना, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसलिए भारत के मानक समय में +5:30 माना जाता है। 5.5 घंटा, जो 5.5 घंटा आगे माना जाता है क्योंकि यह ग्रीनविच के पूर्व में है। इस प्रकार इसमें यही बताया गया है कि क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय क्या होता है, आगे होता है, और जो पश्चिम में होते हैं उनका समय पीछे माना जाता है। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। क्योंकि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ध्यान रखिएगा, चूंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी और हम काटेंगे तो ये क्या होगा, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी और 4 मिनट में 1 डिग्री, इसी के अनुसार हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के समय से पूर्व में क्या होता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा बच जाता है। 15 डिग्री पे 1 घंटे आगे हो जाता है तो 1 बज जाता है। और पश्चिम में क्या होता है कि 11 बज जाते हैं, क्योंकि पश्चिम में समय पीछे होता है, माइनस हो जाता है, इसलिए 1 घंटे कम हो जाते हैं। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, इसलिए 15 डिग्री में 1 घंटे पश्चिम में कम हो जाते हैं और पूर्व में 1 घंटा प्लस हो जाता है। आगे देखते हैं भारत का मानक समय। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामी उत्तर माना गया है। इस यामी उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा है उसे ही मानक यामी उत्तर माना गया है और इसे ही पूरे देश का मानक समय माना जाता है। मतलब इस स्थान पे समय जैसे चलता है पूरे भारत देश में उसी समय को माना जाता है। आगे देखते हैं, किसी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को स्थानीय समय को उस देश का मानक समय माना जाता है। इसलिए यदि किसी देश के मध्य भाग में गुजरने वाली देशांतरी रेखा पर दिन के 12 बज रहे हों तो उस समय के ही उस देश का मानक समय मान लिया जाता है। मतलब कि जो मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतरी रेखा होता है उसे ही स्थानीय मानक समय वाली रेखा मान लिया जाता है और उस स्थान पर जो समय होता है उस देश का वही समय मानक समय मान लिया जाता है। मतलब पूरे देश में वही समय माना जाता है। भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय जो है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं, क्योंकि
पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। मतलब पृथ्वी पे कितने टाइम जोन्स हैं? 24 टाइम जोन्स हैं, और प्रत्येक जो टाइम जोन है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरते हैं, उतने कवर करते हैं। पीछे पश्चिम में 12 मानक समय 15 डिग्री गुणे 15 गुणे 12 माना गया है 180 डिग्री, तथा आगे क्या होता है? प्लस हो जाता है, पीछे माइनस हो जाता है। पश्चिम में समय 15 डिग्री पे एक एक घंटे कम हो जाता है, क्योंकि 15 गुणे 12 मानक समय 180 डिग्री हो जाता है, और आगे प्लस हो जाता है पूर्व में, क्योंकि 12 मानक समय और एक 15-15 डिग्री के समय को घेरते हैं और 180 डिग्री पूर्व में हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी अपने 24 घंटे के अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही क्लास 6 ज्योग्राफी की क्लासेस समाप्त हो जाएंगी, मतलब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ विभिन्न न्यूज़ और PDF दिया जाता है। चलिए फिर, धन्यवाद।